स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार आपके मिशन यूपी पुलिस के ही तहत क्लासेस चल रही हैं और ऐसे कंडीशन में एक भी क्लास आप मिस मत करिएगा। लगातार क्लास से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर के क्रम में है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में है ये सेशन। तो इससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। वो कहते नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट आप हो पाएंगे। अब ऐसे कंडीशन में हमें लगातार प्रैक्टिस पे बल देना है और ये सीरीज जो चलाई जा रही है ये प्रैक्टिस के लिए ही है। तो लगातार जो सीरीज आ रहे हैं उसको आप भी देखिएगा और आपके ही जैसे कोई और आपके मित्र हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं तो उनको भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बायोलॉजी की आपका दूसरा क्लास है। इसमें पहला क्वेश्चन है भाई कि आरएनए राइबोसोमल आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। आरएनए का मुख्य कार्य आपको बताना है। आनुवांशिक लक्षणों का संचरण होता है या प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना या ऊर्जा उत्पादन करना या कोशिका विभाजन। जल्दी से बताइए, आप भी अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और आपने उत्तर बताने से पहले ही मैंने अपने विवेक से, अपने संज्ञानात्मक कौशल से ही मैंने सोच लिया था कि इसका सही जवाब ये हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता होता है। इसमें सहायता करने का काम आरएनए करता है, ठीक है, जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में है आपका एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? अमीनो अम्लों की राइबोसोम तक लाना या राइबोसोम का निर्माण करना, केंद्रक से संदेश ले जाना या फिर डीएनए की प्रतिकृति बनाना। अब देखिए, एमआरएनए है तो एम का मतलब मैसेंजर की बात चल रही है। एम का मतलब मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब संदेश भेजने का काम करने। मैसेंजर, आप सभी लोग मैसेंजर पे मैसेज भेजते होंगे, तो मैसेंजर का काम ही है संदेश भेजना। और यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? तीसरा विकल्प देखिए, केंद्रक से संदेश को ले जाने का काम एमआरएनए करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है टीआरएनए, जिसको फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। इसका मुख्य काम क्या होता है भाई? ट्रांसफर आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम आपका, अभी हमने पहला जो आरएनए पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? पहला आरएनए हमने बताया था आरएनए। ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण काम करता है। वहीं ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो अमीनो अम्ल है उसको राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। डीएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? आपको बताना है। डीएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो डीएनए में थाइमीन के स्थान पर आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। नाइट्रोजनी क्षार कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। किसके स्थान पे होता है? आपका आरएनए में, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार में आप थाइमीन के स्थान पे क्या देखेंगे? यूरेसिल होता है। जैसे हमने आपको बताया कि भाई एडेनिन, गुआनिन और थाइमीन और साइटोसिन, ये चार आपके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और डीएनए की संरचना हमने कल आपको बताई थी कि इस तरीके से कुंडलिनी आकर डबल हेलिकल्स, अगर देखें डबल हेलिक्स में, तो इस तरीके से आपका द्विगुणन डीएनए का हमें रूप दिखाई पड़ता है। अब इसमें एक जगह एडेनिन होगा और एक जगह आपका गुआनिन होगा, एक जगह होगा आपका थाइमीन और एक जगह होगा साइटोसिन। अब यही थाइमीन की जगह पर आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो क्या होता है? थाइमीन के ही जगह पर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है यहाँ पर, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? आपको पता है मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? मानव में आपके पता है कि 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े। जब आपसे जोड़े पूछे तो आप बताइए 23 जोड़े। जब आपसे संख्या पूछे तो आपको 23 दूना कितना हो जाएगा? 46 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल? यहाँ पर टोटल हो जाएंगे भाई यहाँ पर 46, ठीक है ना। जोड़ा पूछता है तो 23 हो जाता। पुरुषों में गुणसूत्रों का समूह किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तो पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है वो किस तरह से होता है? तो पुरुष में आप देखिए 44 तो आपके सेम रहेंगे और पुरुष के लिए क्या हो जाएगा? एक्स और वाई आपके क्रोमोजोम हो जाएंगे, गुणसूत्र हो जाएंगे। महिला के लिए 44 प्लस एक्स और एक्स हो जाएगा, ये महिला के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला विकल्प। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो अभी हमने कहा जब जोड़ी कहे तो आपको 23 बता देना है। मनुष्यों में कितनी जोड़ी ऑटोसोम पाए जाते हैं? ऑटोसोम की बात करें तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑटोसोम में आपके 22 जोड़ी हो जाएंगे। ऑटोसोम में क्या हो जाएगा? 22 जोड़ी।
लेकिन जब गुणसूत्र क्रोमोजोम पूछे तो फिर वो 23 जोड़ी होंगे। पुरुषों का गुणसूत्र किस प्रकार के समूह का होता है, तो अभी हमने आपको बताया 44 XY टाइप का होगा। कौन सा होगा? 44 XY टाइप का हो जाएगा। वर्णांधता में व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? कोई व्यक्ति वर्णांध हो गया, उसको वर्णांधता का मतलब रंग पहचानने की क्षमता ना हो पाना। रंग नहीं पहचान रहा है कोई व्यक्ति, रंग पहचानने की क्षमता जो है वो पहचानने की क्षमता क्या हो जाती है? पहचानने की क्षमता में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? क्षमता में कमी आ जाती है, और फिर कोई भी कलर पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? रंग पहचानने की क्षमता में क्या हो जाता है? आप लाल हरा कलर जो है वो पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है ना। अगला है हीमोफीलिया रोग में क्या समस्या होती है? तो आपको बताना है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया में। ठीक है ना। प्लाज्मा अगर देखेंगे तो कम हो जाता है, तो प्लाज्मा का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। और इसके लिए आप देखेंगे विटामिन कौन सा के आपके लिए ज़रूरी होता है, पोटेशियम जरूरी। टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम जो है महिलाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है भाई? 13 क्वेश्चन की बात करें तो 13 क्वेश्चन आपका डाउन सिंड्रोम का मुख्य लक्षण है मंद बुद्धि का होना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान। पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होता है भाई? वनस्पति विज्ञान का हमने आपको जनक बता रखा है, कौन है? थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको विशेष तौर पर एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान ये रखनी है कि अगर आपसे पूछे बायोलॉजी के जनक, तो आपको बताना है क्या? बायोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या सही है। पौधों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है पौधों की कोशिका भित्ति। ठीक है। पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति का कारण वे क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल है तो फिर वो स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वपोषी, यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। देखिए हीटरोटॉप्स का मतलब क्या है? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे पौधे क्या है? पौधे सूर्य से रोशनी लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बाद में आप देखेंगे वो वो बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। उसी तरीके से जंतु क्या करते हैं? वो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही विकल्प। पौधों में वृद्धि किसके द्वारा होती है? 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो विशेष कोशिकाएं होती हैं पौधों में, उन्हीं के द्वारा आप देखेंगे कि पौधों में वृद्धि होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। आपसे पूछेगा माइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो आप क्या बताएंगे? कवक का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? कवक का अध्ययन। कवक में क्लोरोफिल होता है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं जी। क्लोरोफिल आपका किसमें? पत्तियों में होता है, और पत्तियां इन्हीं की वजह से क्या होती हैं? पत्तियों में होता है, इन्हीं की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। कैसी होती हैं? हरी होती हैं। और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? जल होता है, मिट्टी के अंदर से जल, और इसके साथ साथ में कुछ पोषक तत्व, और जल के साथ साथ में क्या मिलेंगे? पत्तियों में क्लोरोफिल हो और सौर प्रकाश की उपस्थिति हो, तो फिर आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? कवक से। आप देखेंगे पेंसिलिन प्राप्त की जाती है। किससे? कवक से। आलू का लेट ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ठीक है ना। अच्छा, आज इस पीडीएफ में आपको जो पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ में आज जो है आपको नीचे इसका आंसर दिया गया है। ठीक है ना। आप लगातार देखेंगे, बाद में आंसर इसका मिल जाएगा आपको। 23 में क्या है? गेहूं का लूज स्पॉट रोग, वो जो है किसके कारण होता है? तो सही जवाब होगा यूटी लागोट्रिटिसी के द्वारा होता है। यूस्टी लागोट्रिटिसी के द्वारा। टिक्का रोग किस में होता है भाई? ये टिक्का रोग भी कहीं कहीं बोलते हैं, टिक्का रोग। ठीक है, टिक्का या टिक्का रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्कोस्पोरा के द्वारा होता है। जीवाणु विज्ञान को क्या बोलते हैं? ठीक है ना। जीवाणु विज्ञान की बात करें तो इसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान।
जीवाणु की खोज किसने की? अब जल्दी से आप बता दीजिए कि वायरस की खोज किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए, वायरस की खोज या विषाणु की खोज किसने की है? और मैं आपको बता देता हूँ कि तम्बाकू के पौधे पर वायरस की खोज की गई थी, विषाणु की। जल्दी आप बता दीजिए कि विषाणु की खोज किसने की? यहाँ पर जीवाणु की खोज है, तो जीवाणु की खोज किसने की है? तो इसमें एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? तो आपको सही जवाब बताना, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू का शैथिल्य रोग, ठीक है, पोटैटो विल्ट रोग के कारण की बात करें तो यहाँ पर स्यूडोमोनास सोलाने सीरियम जो है वो शैथिल रोग का कारण है। बंद गोभी का काला गलन रोग की बात करें किससे होता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जेंथोमोनास के कारण होता है, जेंथोमोनास के। नींबू का कैंकर रोग, ये सब दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ये सब कहीं न कहीं पक्का पूछे जाते हैं। नींबू का कैंकर रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है, किसके द्वारा? जीवाणु के कारण। आवृत बीजी पौधों में बीज कहाँ पाए जाते हैं? एक होता है आवृत बीजी पौधे, एक होता है अनावृत बीजी। तो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं वो फल के अंदर जो है उनका बीज पाया जाता है। आवृत मतलब ढका हुआ, आवृत का मतलब ढका हुआ, और बीजी का मतलब उसके अंदर बीज पाए जाने वाले आपके फल। तो आवृत बीजी में फलों के अंदर जो है उनके बीज पाए जाते हैं। अनावृत बीजी में क्या हो जाएंगे? फलों के बाहर पाए जाते हैं। आवृत बीजी पौधे कितने भागों में बटा होता है? तो आप देखेंगे इसका सही जवाब होगा 2 भागों में, ठीक है ना। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। तो एक बीज पत्री मतलब कि जब आप किसी भी फल को खाते हैं तो उसका जो अंदर का भाग होता है, बीज होता है, उसमें बीज से तोड़ने पर 2 आपके पार्ट नहीं निकलते, तो तब तो आपका एक बीज पत्री। अगर 2 पार्ट निकले तो फिर 2 बीज पत्री होगा, ठीक है। एक बीज पत्री की बात करें तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा, एक बीज पत्री में कितने बीज होते हैं? एक बीज होता है। अगला क्वेश्चन 34 का, इसका सही जवाब क्या होगा भाई? एक बीज पत्री पौधे में बीज पत्रों की संख्या अभी हमने आपको बता दी, कितने होते हैं? इसमें आपका सही होगा 1 होते हैं। अगला है, गेहूं किस कुल से संबंधित है? तो आपको बताना है भाई गेहूं किस कुल से संबंधित है? ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। गेहूं किस कुल से संबंधित है? ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न देखिए, सरसों किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। किस कुल से? क्रूसीफेरी। कपास किस कुल से संबंधित है? तो यहाँ पर आप बताइए जल्दी से। मालवेसी कुल से। कभी कभी कुल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि कपास किस कुल से संबंधित है, या फिर गेहूं की बात करें, अभी हमने आपको कहा कि सरसों किस कुल से संबंधित है, तो सरसों आपका हो जाएगा क्रूसीफेरी। गेहूं की बात करें तो गेहूं आपका हो जाएगा ग्रैमिनी कुल से, ठीक है, और सरसों क्रूसीफेरी कुल से। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपास आपका मालवेसी से हो जाएगा, जिसमें रोयां वगैरह निकलते हैं वो मालवेसी से होता है। मटर एवं अन्य दलहन फसलें किस कुल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी ये हो जाएंगी लेग्यूमिनेसी कुल से, ठीक है ना, लेग्यूमिनेसी कुल से हो जाएंगी। कद्दू एवं लौकी किस कुल से संबंधित है? तो ये आपका कुकुरबिटेसी से हो जाएगा, कुकुरबिटेसी से। सेब किस कुल से संबंधित है? तो सेब आपका रोजेसी से हो जाएगा, राजशाही टाइप का सेब होता ही है, ठीक है ना। नींबू आपका किस कुल से हो जाएगा? तो नींबू आपका रुटेसी से हो जाएगा, नींबू रुटेसी कुल से हो जाएगा। आलू और टमाटर किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका लेग्यूमिनेसी से। आलू और टमाटर की बात करें तो सॉरी सोलेनेसी हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी नहीं, लेग्यूमिनेसी तो दालें होंगी, सोलेमिनेसी हो जाएगा। आलू जो है उसका सही विकल्प ए होगा। मटर व द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? मटर में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो इसमें सही हो जाएगा 14, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। गेहूं में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो ऐसे कंडीशन में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42। चावल में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? चावल में होती है 24, ठीक है ना, 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा खनिज लवणों के पोषण को क्या कहा जाता है? अब इसको हमने आपको बता रखा है, पौधों के द्वारा जो खनिज लवण है उनके पोषण को क्या कहा जाता है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? खनिज पोषण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज पोषण। जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है वो कैसे तत्व कहलाते हैं? वो दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं। इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, ठीक। अगला है, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है उनको
माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक हो जाएगा मैक्रो जिनको अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, और एक हो जाएगा मैक्रो जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व। भोजन के रासायनिक विघटन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन के रासायनिक विघटन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन। कोशिका में श्वसन की क्रिया किस अंगक में होती है? कोशिका में श्वसन की जो क्रिया है वो किस अंगक में होती है? तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको ऊर्जा घर भी बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका सेशन रहा दोस्तों। मुझे आशा है कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आ रहा होगा, और आप अपने मित्रों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। लगातार जुड़े रहिए सेशन से, और मुझे आशा है कि आप लोग बढ़िया एग्जामिनेशन में फोड़ के आएंगे पूरा। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।